Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first topic for upcoming mains. तो जैसा कि हमने डेली डिसाइड किया है कि एक टॉपिक आने वाले मेंस के लिए डिस्कस करेंगे, तो टुडेज टॉपिक फॉर मेंस इज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, सीधा सीधा हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड. तो हाल फिलहाल में सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है उसके फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, उसी कारण से ये आर्टिकल आया है. तो ये आर्टिकल कहता है कि गेटिंग सेलेक्टेड इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वंस लाइफ इन सिविल सर्विसेज, अ लाइफ विच विल हैव सेवरल लिमिटेशंस एज पर लॉ. तो एक बार जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद जब से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी तब से आपके ऊपर कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होंगे, कई सारे लिमिटेशंस अप्लाई होंगे. और जो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट्स अप्लाई होते हैं वो दो टाइप के हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स अप्लाई होते हैं. और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सेंट्रल लेवल के जो सिविल सर्विसेज जॉब्स हैं, उनके लिए अप्लाई होंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स. तो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964. बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट ये जो दो रूल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स अप्लाइज ऑन ऑल इंडिया सर्विसेज एंड बाकी सेंट्रल सर्विसेज के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स अप्लाई होता है. ये जो है मेजर लिमिटेशंस डिसाइड करते हैं एक सिविल सर्वेंट के एक्टिविटीज़ के ऊपर वंस दे ज्वाइन सिविल सर्विसेज. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1968 एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964, दे वेयर suggested or recommended by a committee created on prevention of corruption. और ये कमिटी was headed by के सांथनम. तो इसको हम लोग कभी कभार के सांथनम कमेटी नाम से भी जानते हैं. ये वही कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई बनाया गया था. सीबीआई was earlier established in 1941-42 as a special police अंडर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इन दिल्ली, लेकिन बाद में सीबीआई बनाया गया आज अ सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ के सांथनम कमेटी. तो ये सब तो आप बेसिक पॉलिटी में पढ़ते ही होंगे कि के सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई बनाया गया, सीवीसी बनाया गया. बाद में सीवीसी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया विथ हेल्प ऑफ सीवीसी एक्ट इन 2003. Otherwise, CVC Central Vigilance Commission was created on recommendation of के सांथनम कमेटी. आज एक नई बात जान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स both were also created on recommendation of K. Santhanam Committee for the purpose of curbing corruption in public services and ensuring कि public servant remain duly diligent towards their duty. और ये जो के सांथनम कमेटी बनाई गई थी, दैट वाज क्रिएटेड बाय द देन होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी इन 1962. तो ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर ली जाए या सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स की बात कर ली जाए, तो सम ऑफ देम आर क्वाइट वेग, मतलब काफ़ी एम्बिगुअस हैं, उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकल करके आता है. एंड सम ऑफ देम आर वेरी स्पेसिफिक. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सम ऑफ देम हैव बीन डेलिबरेटली केप्ट एम्बिगुअस या वेग, जानबूझ करके वेग रखा गया है ताकि उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड हो जाए. फॉर एग्जांपल बात की जाए रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 की, इट सेज दैट एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एट टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी एंड शैल डू नथिंग विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस. ये जो वर्ड है अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस, ये चीज़ जो है वो आप सोचिए इसका कितना वाइड डायमेंशन है. आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो एक सिविल सर्वेंट को नहीं करना चाहिए, ये ऐसी बात लिखी गई है. अब इसका इतना वाइड डायमेंशन है
इसमें कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ कोई सिविल सर्वेंट पाया जाता है, अल्कोहल पब्लिक में कंज्यूम करता हुआ पाया जाता है, तो ये सब कुछ माना जा सकता है एज वायलेशन ऑफ रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 ऑफ सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स। तो ये जो लाइन है ना, अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस, ये इतना बढ़िया लाइन है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। आप सोचो, केस स्टडीज़ में आप यही लिखते हो ना। केस स्टडी नॉर्मली होता क्या है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक पर्टिकुलर ये सिचुएशन में हैं, तो केस स्टडीज़ आर कॉन्टेक्चुअली रिच सिचुएशंस जिसमें आपको बताना होता है कि आप कौन सा मोस्ट सुटेबल एक्शन लेंगे इन द गिवन सिचुएशन। वहाँ पे फिर आपको डिफरेंट ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना होता है कि मैं ये ऑप्शन कर ले सकता हूँ, मैं ये ऑप्शन ले सकता हूँ। फिर अलग अलग ऑप्शंस के लिए आपको उनके प्रोज या कॉन्स लिखने होते हैं कि इसमें ये नुकसान है, ये नुकसान है। तो कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकल या मतलब कंप्लीटली गलत होंगे। उस तरह के ऑप्शंस में आप जब कॉन्स लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्शन वुड बी अगेंस्ट द सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 3 क्लॉज 1 3 सब क्लॉज 1 which says a civil servant should not do anything which is unbecoming of a member of the service। तो कहीं पे भी आप केस स्टडी में इसको तो ज़रूर लिख सकते हो। केस स्टडी जब मैं और सॉल्व कराऊंगा क्लास में तो वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कराऊंगा, राइट। रूल 3 सब क्लॉज 1 याद रखिएगा। ऐसे नंबर्स वगैरह इसके साथ कोट करने से आंसर का ग्रेविटी बढ़ता है। सो रिमेंबर दिस टर्म अनबिकमिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्विस। ये जानबूझकर कितना वेग रखा गया है जिससे आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो एक सिविल सर्वेंट्स को नहीं करनी चाहिए वो इसमें इंक्लूड हो जाएं। जबकि कई सारे स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, जैसे कि रूल नंबर 4 सब क्लॉज 1 ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स कहता है कि नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली विथ एनी प्राइवेट अंडरटेकिंग और एनजीओ। ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए तो आईपीएस बन गए तो अपने परिवार वाले को अलग अलग प्राइवेट जॉब्स में लगा दिया, किसी भी कंपनी को फ़ोन करके बोला कि भाई इनको जॉब दे देना। ऐसा नहीं कर सकते। दे आर टू बी अगेंस्ट सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स या ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। रूल नंबर 5 सब क्लॉज 1 सेज, सारे रूल नंबर याद नहीं करने हैं, बस एक रूल नंबर याद कर लीजिए, रूल 3 सब क्लॉज 1 अनबिकमिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्विस, क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे केस स्टडीज़ में। बाकी सबका रूल नंबर याद मत कीजिए, मोटा मोटा याद रखिए कि नो मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज शुड एसोसिएट विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रूल नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा। नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन ओवर एनी पब्लिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड विच हैज़ द इफेक्ट of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the central government or state government or which is capable of embarrassing the relations between the central and state government should be done। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटेंस है, सीधा सीधा रटने की तो ज़रूरत है नहीं। आप एक सिविल सर्वेंट होकर के सरकार को या सरकार की पॉलिसीज़ को सीधा सीधा एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे सकते हैं कि इस नीति में ऐसा किया जा सकता है, उसमें वैसा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी पब्लिक डोमेन में, चाहे अखबार हो या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हो, यू कैन नॉट डू एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए आपको याद होगा एक आईएएस ऑफिसर थे कन्नन गोपीनाथ, उन्होंने आर्टिकल 370 को जब भारत सरकार ने डी ऑपरेशनलाइज किया था तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, भारत सरकार के इस पॉलिसी को। लेकिन क्रिटिसिज्म करने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि जब तक आप सर्विसेज में हैं तब तक इस तरीके से आप एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अगेन इट कैन बी यूज्ड इन केस स्टडी। डाउरी इज़ बैंड ऑफ कोर्स, ये तो एक कॉमन आप समझिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक आम सिविल सर्वेंट्स क्या आम सिटीजन पे भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा एक्सेप्टिंग बिग गिफ्ट्स इज़ ऑल्सो बैंड और लिमिटेड। देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड ऑफ ₹25,000, मतलब 25,000 से ऊपर का अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको रिपोर्ट करना होगा सरकार को बताना होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर आदमी ने 25,000 का ये गिफ्ट दिया है, ये आए थे मेरे ऑफिस में, मुझे 25,000 का पर्सनल गिफ्ट दिया है। एंड ऑल सच रूल्स आर एप्लीकेबल वंस यू ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोसेस। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि द रूल्स आर नॉट वेरी स्टैटिक एंड दे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू सक्सेसिव
rules and notifications released by government. For example, when Narendra Modi ji became Prime Minister in 2014, so by inserting some sub rules in All India Services Conduct Rules and Central Civil Services Conduct Rules, by inserting some sub rules, some new standards were inserted for civil servants as their code of conduct. For example, highest ethical standards of integrity, honesty, political neutrality, accountability, transparency, dedication to public service and all. तो बेसिकली मोदी सरकार ने 2014 में जो वैल्यूज़ इंसर्ट किए सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में और ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में, वो जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट किए, दोज वैल्यूज़ एक्चुअली बिकेम द फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज. चैप्टर 3 का जो दूसरा पार्ट है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, 2014 में इतने सारे वैल्यूज़ इंसर्ट किए गए थे. अब चूंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 4 में, या तो डायरेक्ट इससे सवाल आएगा, नहीं तो केस स्टडी में तो हम 100% इस्तेमाल करेंगे इसका. इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे फ्लोचार्ट फॉर्मेट में लिख करके दिया है ताकि आपको याद हो जाए. सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिक डूज एंड डू नॉट्स होते हैं फॉर सिविल सर्वेंट्स. के सांथनम कमेटी 1962 में बनाई गई थी और उनके रिकमेंडेशन पे आया सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1964 एंड ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1968, एंड बोथ ऑफ देम आर मोस्टली सिमिलर. ये जो रूल्स हैं, सम ऑफ देम आर एम्बिगुअस एंड दे हैव बीन डेलिबरेटली केप्ट एम्बिगुअस. कभी ऐसा सवाल आ जाए कि क्यों एम्बिगुअस हैं, तो आपको बताना होगा. रूल 3 सब क्लॉज 1, अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज, दैट इज सो एम्बिगुअस दैट इट enlarges the scope of the code of conduct for civil services. But there are specific also subclause 4, rule number 4 subclause 1, do not influence any private company for employment of family member, no association with any political party, no adverse criticism of the government, gift more than 25,000 has to be reported. And of course the documents are not static, and the Modi government in 2014 introduced some new sub rules like integrity, honesty, political neutrality, accountability, and all these became foundational values of civil services. फिर एक सवाल जो आता है, आपको याद नहीं होगा, मैंने क्लास में कराया है, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के बीच का अंतर. जो सेकंड ARC ने सजेस्ट किया था कोड ऑफ एथिक्स इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए. तो ये सब जो वैल्यूज इंसर्ट किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, दे आर मोर लाइक कोड ऑफ एथिक्स रादर देन बीइंग कोड ऑफ कंडक्ट. 8th Governing Council meeting of नीति आयोग. This is the secondary topic. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, अगर नीति आयोग के स्ट्रक्चर की बात की जाए, वैसे तो आप सबको पता है नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन इज दैट प्लानिंग कमीशन वाज रेगुलेटर. It would release many regulations that would to be followed by states and all. Planning Commission followed top-down approach, straight-jacketed approach, policies that were to be followed by states in general. But Niti Aayog is not a regulator; it is facilitator. It is aiming, or Niti Aayog has been created in order to promote cooperative federalism. I'm so sorry, competitive federalism. Competitive federalism, by releasing a lot many indexes, Niti Aayog tries to promote competition amongst the states like Swachhata Index and Ease of Doing Business Index and all. तो नीति आयोग की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नीति आयोग के जो हेड होते हैं, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हु इज चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. उसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. फिर एक CEO होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, एंड देन देयर आर सम फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. नीति आयोग के 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होते हैं. गवर्निंग काउंसिल, that includes all chief ministers and lieutenant governors of union territories. Regional councils, that includes chief minister and lieutenant governor of union territories of that particular region जिसके लिए regional council बनाया जा रहा है, राइट. तो ये होता है नीति आयोग का 2 इंपॉर्टेंट बॉडी. बाकी स्पेशल इन्वाइटी तो हैं ही, गवर्निंग काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल. न्यूज़ गवर्निंग काउंसिल से ही रिलेटेड है. गवर्निंग काउंसिल में ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी आर मेंबर. और करंट न्यूज़ इज कि 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग विल बी हेल्ड ऑफ नीति आयोग टुमारो. 27 मई को 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, दैट विल बी प्रेसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ये जो थीम होगा इस 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का, जो कल होने वाला है नीति आयोग का, उसका थीम होगा विकसित भारत एट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया.
तो ये जो गवर्निंग काउंसिल होता है नीति आयोग के अंदर, जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं मेंबर्स, इसका गोल होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना टू रिजॉल्व फेडरल इश्यूज एंड डिस्कस इंटर सेक्टोरल इश्यूज विच कैन नॉट बी टैकल्ड बाय वन पर्टिकुलर और मोर देन वन स्टेट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी रीजन के बस की बात ना हो, इन जनरल कलेक्टिव तरीके से अगर कोई फैसला लेना है तो उसके लिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी कल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सपोसैट। सो छोटा सा आर्टिकल है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। एक्सपोसैट, इसरो ने कोलैबोरेट किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर से टू बिल्ड एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट। एक स्पेशल तरीके का सैटेलाइट होगा, एक्सरे पोलारोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च दिस ईयर इटसेल्फ। एक्सपोसैट करेगा क्या? ये सैटेलाइट कैसा है, स्पेस में जाकर के एक्सरे के जो अलग अलग सोर्सेज हैं यूनिवर्स में उनको स्टडी करेगा। एक्सपोसैट विल स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन द एक्सट्रीम कंडीशन। और एक्सपोसैट जो होगा इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड पोलारीमेट्री मिशन। पूरे दुनिया का ये दूसरा पोलारीमेट्री एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन होगा। एक्सपोसैट क्या है? एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन है जो बेसिकली यूनिवर्स में अलग अलग जो एक्सरे के सोर्सेज उनको स्टडी करेगा। इंडिया का पहला है बट वर्ल्ड का दूसरा इस तरीके का एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन है। पहला एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन वाज सेंट बाय नासा इन 2021। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एंजल टैक्स ट्वीक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एंजल टैक्स, सबसे पहले समझिए एंजल टैक्स होता क्या है। एंजल टैक्स बेसिकली इज यूज्ड टू रेफर द इनकम टैक्स पेबल फॉर द कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी। क्या मतलब है इसका, सरल भाषा में समझिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के 10% शेयर मैंने बेचे किसी को 1 करोड़ रुपए में। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने कंपनी का वैल्यूएशन लगाया है 10 करोड़ रुपए। कंपनी का 10% शेयर मैंने बेचा 1 करोड़ में, यानी कि मैंने अपनी कंपनी की वैल्यू मानी है 10 करोड़ रुपए। लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को लगता है कि नहीं, मेरी कंपनी 10 करोड़ की तो नहीं होनी चाहिए, मेरी कंपनी होनी चाहिए थी 5 करोड़ की, यानी कि मेरे कंपनी के 10% शेयर का मुझे मिलना चाहिए था बस 50 लाख, लेकिन मैंने ले लिया अपने 10% के लिए 1 करोड़। इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे कंपनी के 10% शेयर्स के बेचने पर 50 लाख का हुआ है कैपिटल गेन। जिस आदमी ने भी इन्वेस्ट किया है मेरे कंपनी में और 10% शेयर खरीदा है 1 करोड़ में, बेसिकली वो आदमी मेरे लिए एक तरीके का एंजल इन्वेस्टर था, फरिश्ता था, जिसने कम दाम वाला सामान ज़्यादा दाम में खरीदा है। मतलब 50 लाख का जो शेयर है 10% शेयर उसको 1 करोड़ में खरीदा है, तो उसने एंजल इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन एंजल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मार्केट रेट से ज़्यादा रेट पे इन्वेस्टमेंट करना इन एन अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में तो क्या है, शेयर मार्केट में जो सेकेंडरी शेयर मार्केट में दाम चल रहा है वो सबको पता है, तो आप कम या ज़्यादा पे खरीद नहीं सकते, जो रेट चल रहा है उसी पे खरीदना होगा। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में आप अपने हिसाब से खरीद लेते हैं। ये एक एंजल आया, उसने अपने हिसाब से खरीद लिया। अब एंजल ने अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके जो मार्केट रेट से ज़्यादा दाम पे खरीद लिया, तो उस केस में कंपनी को माना जाएगा कि कैपिटल गेन हुआ, और कैपिटल गेन पे उस कंपनी को टैक्स भरना होगा, जिसको सरल भाषा में कहा जाता है एंजल टैक्स। ये जो वर्ड आ रहा है एंजल, वो उस इन्वेस्टर के लिए आ रहा है जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं मार्केट प्राइस के ऊपर के दाम पे। सो एंजल टैक्स कैसे चार्ज होता है? द शेयर प्राइस ऑफ एन इशूड प्राइस इज सीन इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सम स्टार्टअप शेयर इज ₹10 पर पीस, लेकिन इन्वेस्टर उसको 20 रुपये में खरीद लेता है, तो जो बचा हुआ 10 रुपया है उस पर लगेगा टैक्स। अभी एंजल टैक्स को लेकर के एक बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर एंजल टैक्स में कैसे डिसाइड होगा कि कंपनी की रियल वैल्यूएशन थी क्या। जैसे मेरी कंपनी है, मैं कहूँगा कि नहीं सर, इसकी वैल्यू तो 10 करोड़ ही होनी चाहिए, इसके 10% शेयर का वैल्यू 1 करोड़ ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कंपनी के शेयर जो हैं वो मार्केट रेट पे बेचे हैं।
अब टैक्स अथॉरिटीज़ कह रहे हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से 10 करोड़ नहीं, इसकी वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए और इसके 10% शेयर्स की वैल्यू 1 करोड़ नहीं 50 लाख होनी चाहिए. बट हाउ विल इट बी डिसाइडेड कि व्हाट इज़ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ए स्टार्टअप? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. और यहाँ पे एक इशू निकल करके आता है, समटाइम्स टैक्स अथॉरिटीज़ एंड अप हैरासिंग स्टार्टअप्स, और इस कारण से स्टार्टअप्स के ग्रोथ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि एंजल टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ कभी कभार स्टार्टअप्स को हरास करते हैं. ये जो एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2012 बाय चेंजिंग IT एक्ट ऑफ 1961. करंट कॉन्टेक्स्ट क्यों हम लोग एंजल टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 21 देशों से आने वाले जो इन्वेस्टमेंट है इन स्टार्टअप्स, उसको हमारी सरकार ने एंजल टैक्स से पूरी तरह से फ्री कर दिया है. 21 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया है जहां से स्टार्टअप्स के लिए अगर NRI इन्वेस्टमेंट आता है, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट आता है स्टार्टअप्स के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, तो उस पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा. छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसकी मदद से हमने एंजल टैक्स को देख लिया. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ब्रिक्स से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत है. जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था, दैट वाज इन फोर्टिलेजा समिट इन 2014 एंड मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स इज ओपन टू एनी कंट्री हु इज़ विलिंग टू ज्वाइन. और परख से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.